हाँ, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि Neo4j के हैंड रिटन नोट्स तैयार हो चुके हैं। अगर आप ये नोट्स चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं वीडियो में कहीं भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप इस नोट्स को एक्सेस कर पाओगे और फ्री में डाउनलोड कर पाओगे। हाँ, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Neo4j क्या है और ग्राफ डेटाबेस होता क्या है। तो उससे पहले आपका बेसिक कंसेप्ट जो होता है कि ये NoSQL के अंदर ही आता है, तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो बिना किसी तरीके के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये NoSQL ये एक ऐसा डेटाबेस है जो कि आपको स्टोरेज करने के लिए या फिर डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता है, और ये RDBMS से थोड़ा सा अलग होता है। तो इसके अंदर 4 तरह के डेटाबेस के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है की वैल्यू, उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट डेटाबेस, उसके बाद होता है कॉलम बेस डेटाबेस, और उसके बाद होता है ग्राफ डेटाबेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले वो है Neo4j, और Neo4j ये ग्राफ डेटाबेस के अंदर आता है। तो आई होप आपका जो बेसिक डाउट है कि ये डेटाबेसेस होते क्या है, तो ये क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगली स्क्रीन की तरफ। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट है इस कोर्स का। अब बात करते हैं ये कोर्स आखिरकार है क्या। तो ये कंप्लीट Neo4j का कोर्स है जिसके अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स भी देखने को मिलेंगे, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीच में कहीं पर भी बता दूंगा कि आप किस तरह से उस नोट्स को आसानी से और फ्रीली डाउनलोड कर पाओगे। तो कुछ की पॉइंट्स इस कोर्स के रिलेटेड वो ऐसे है कि ये बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है जिसके लिए आपको किसी भी तरह की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी डेटाबेस नहीं आता तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सिखा देने वाला हूँ। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स भी देखने को मिलने वाले हैं, और इसके अंदर मैंने एक्सरसाइज सेट्स रखे हैं जिसकी मदद से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये क्या सीरीज़ फिर से देखने की ज़रूरत है, और आप खुद का टेस्ट ले पाओगे कि आपको ये Neo4j आखिरकार आता है या नहीं। और अगर आपके कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी क्वेरीज वगैरह होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, या फिर मैं फ्यूचर के अंदर गूगल फॉर्म्स वगैरह क्रिएट कर दूंगा, उसके ऊपर से आप क्वेश्चन आसानी से पूछ सकते हो। तो टॉपिक्स जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला वो है वो इंट्रोडक्शन टू Neo4j का डेटा मॉडल, उसका ऑब्जेक्टिव, उसके कंपैटिबल प्लेटफॉर्म की कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो यूज़ होता है, उसके लिए आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए। उसके बाद उसके एप्लीकेशन एरिया, जैसे कि कौन सी कंपनी उसे यूज़ करती है Neo4j को अपने स्टैक के अंदर, Neo4j का फ्यूचर क्या है, उसके कुछ सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स और कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है इंट्रोडक्शन की। जो Neo4j है ये 23 ऑफ फरवरी 2010 के अंदर रिलीज़ हुआ था। Neo4j ये एक ग्राफ डेटाबेस टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर बस हम डेटा स्टोर ही नहीं कर सकते, इसे रिट्रीव कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। और ग्राफ डेटाबेस के अंदर डेटा हम एक्सेस बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ कर सकते हैं, इसके अंदर फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। अब बात आती है ट्रेडिशनल मेथड वर्सेस Neo4j। ट्रेडिशनल डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि हम टेबल, रो, कॉलम फॉर्मेट के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, और Neo4j के अंदर क्या होता है कि हम नोड्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं। और ट्रेडिशनल डेटाबेस के अंदर जो क्वेरी लैंग्वेज यूज़ होती है उसका नाम होता है SQL, जो कि होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और जो Neo4j के अंदर जो Neo4j ने खुद की एक क्वेरी लैंग्वेज है वो है CQL, जिसका फुल फॉर्म है साइफर क्वेरी लैंग्वेज। वो यूज़ की जाती है क्वेरीज को एक्सेस करने के लिए या फिर डेटाबेस के ऊपर क्वेरीज फायर करने के लिए। और ग्राफ डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो नोड्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और जो रिलेशनशिप होते हैं वो वर्टेक्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि कस्टमर, ऑर्डर, प्रोडक्ट वगैरह है, ये सब नोड्स है। और जो आप देख सकते हो परचेज्ड, ऑर्डर, पार्ट ऑफ और सप्लाईज, ये सब रिलेशनशिप है जो कि वर्टेक्स के ऊपर हमने नोट किए हैं। इसके बाद आती है कि आपको ग्राफ डेटाबेस क्यों यूज़ करना चाहिए या फिर क्यों सीखना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो हम ये कैसे कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं कि जहाँ पर अगर डेटा कनेक्ट होता है तो उसे हम अच्छे से को रिलेट कर पाते हैं। अगर डेटा कनेक्टेड होगा तो ही हम उसे आसानी से एक्सेस कर पाएंगे और वो डेटा हमें आसानी से समझ पाएगा। तो इसीलिए ग्राफ डेटाबेस के अंदर डेटा ये कनेक्टेड होता है, तो इसीलिए उसके रिट्राइवल करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और अब बात आती है कि ट्रेडिशनल डेटाबेस के अंदर होता है क्या कि अगर हमें दो डेटा सेट को कंबाइन करना होता है तो हम जॉइन ऑपरेशन यूज़ करते हैं, तो वो कॉस्टलियर होता है। तो इसीलिए
आप ग्राफ डेटाबेस की तरफ जा सकते हैं। हालांकि ग्राफ डेटाबेस के अंदर आप देखो कि इतने ज़्यादा यूज़र्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू RDBMS, लेकिन फ्यूचर में इसकी इन्हांसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है कि ज़्यादातर लोग ग्राफ डेटाबेस ही यूज़ करेंगे। तो अब कुछ अगली स्लाइड्स के अंदर मैं आपको बताना होगी कौन सी कंपनीज यूज़ करती है, उसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि ये न्यू 4G की कंप्लीट सीरीज़ होने वाली है। यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी ये सीरीज़ नहीं है, आप जाकर सर्च कर लेना, कंप्लीट सीरीज़ आपको देखने को ही नहीं मिलने वाली है। तो बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करें। मुझे जावा आती है, PHP आती है, पाइथन आती है, गो आती है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। Neo4j खुद के अपने ड्राइवर्स प्रोवाइड करता है, ऑफिशियल ड्राइवर, जिसकी मदद से आप बस Neo4j की इंपोर्ट कर लेना है और आप ग्राफ डेटाबेस और Neo4j जो कि Neo4j वो आसानी से यूज़ कर पाओगे। तो ये था डाउट कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यूज़ करनी चाहिए Neo4j के साथ। अब बात आती है कि डेटा मॉडल की, डेटा किस तरह से स्टोर किया जाता है Neo4j के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आती है बात नोड्स की, जो कि आप सर्कल्स देख पा रहे हो यहाँ पर। ये सर्कल्स है रमेश, सुरेश और आईफोन। ये सर्कल को देखकर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो रही कि आखिरकार ये है क्या। तो ये एक नोड है जो कि हम साइफर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर क्रिएट स्टेटमेंट की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। ये बस एक नोड है। अब आपको इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है कि ये बस एक नोड है। अब बढ़ते हैं लेबल्स की तरफ। तो बस ये नोड्स थे रमेश, सुरेश और आईफोन। अब लेबल्स जो कि नोड्स को एक कैटेगरी में डिवाइड करता है। यहाँ पर आप रमेश, सुरेश ये पर्सन है और आईफोन ये जो है वो है डिवाइस। तो लेबल्स ये एक ऑप्शनल फील्ड होती है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अगर आपने यूज़ नहीं किया तो कोई भी एरर नहीं है होने वाला है, इसी बात है। तो लेबल्स नोड्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप। अब नोट्स तो क्रिएट कर लिए, डेटा तो क्रिएट कर लिया, अब डेटा के अंदर रिलेशनशिप ही नहीं होगे तो डेटा का फ़ायदा ही क्या है। तो इसीलिए हम रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं वर्टेक्स से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रमेश एक पर्सन है और ये फ्रेंड है किसका, सुरेश का। यहाँ पर आप थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इस फ्रेंड ऑफ। तो ये सुरेश का फ्रेंड है। और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक डायरेक्शन है। तो आप Neo4j के अंदर बाई डायरेक्शनल भी दे सकते हो, लेकिन ये एक्सेप्शनल है क्योंकि कुछ Neo4j के वर्जन से यहाँ पर एरर देते हैं और कुछ एरर्स नहीं देते। तो इसीलिए मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप सिंगल डायरेक्शन वाला ही यूज़ करें रिलेशनशिप को। और यहाँ पर रमेश वांट्स टू बाय आईफोन एंड सुरेश वांट्स टू बाय आईफोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिलेशनशिप किस तरह से आपने डिफाइन कर दी है। अब बात आती है प्रॉपर्टीज़ की। अब रमेश और सुरेश ये पर्सन तो है, लेकिन उसके अंदर कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप एज रमेश की 23 आप देना है और यहाँ पर सुरेश की एज 25 आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये नोड को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रोवाइड करता है, डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोवाइड करता है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं कि आपको क्यों यूज़ करना चाहिए Neo4j। तो ये हाई परफॉर्मेंस है, जैसे कि Neo4j आपको मैंने बताया कि ये कनेक्टेड फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाता है कि हर प्रॉपर्टीज़ या फिर रिलेशनशिप इसके अंदर कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड नेचर की वजह से आप इसे रिट्राइव करना या फिर डेटा स्टोर करना ईजी हो जाता है और आप इसे आसानी से और बहुत ही फास्ट एक्सेस कर सकते हो। तो रीड राइट स्पीड भी इसके अंदर अच्छी है, लाइटनिंग स्पीड है। और एक्टिव ग्राफ कम्युनिटी है। दिन पर दिन जैसे कि लोग समझ पा रहे हैं कि ग्राफ डेटाबेस को क्यों यूज़ करना चाहिए, तो वैसे ही इसकी कम्युनिटी इंक्रीज हो रही है। कम्युनिटी में कौन कौन होता है, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उसके कुछ डेवलपर्स होते हैं, या फिर कोई लैंग्वेज क्रिएट करने वाले Neo4j की तरफ से कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो सॉर्ट आउट कर देंगे। मतलब स्टैक ओवरफ्लो वगैरह की वेबसाइट की मदद से या फिर गूगल वगैरह के ऊपर से आपको ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ देखने को मिल जाएगी जो कि ग्राफ डेटाबेस के ऊपर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये फ्री टू लर्न है। जैसे कि आप जानते हो कि Neo4j की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इनके 2 कोर्सेज अवेलेबल है, वो की है बिल्कुल भी फ्री है, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका भाई है यहाँ पर। और इस चैनल के ऊपर ये एक पूरी सीरीज़ होने वाली है, कम से कम इसके अंदर 20 से 30 वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं।
और आपको एंड टू एंड पूरा नॉलेज हो जाने वाला है Neo4j का, कि आपको अगर आप Neo4j फ्यूचर में नहीं भी यूज़ करते तो आपको समझ जाने वाला है कि Neo4j आखिरकार है क्या। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो अब बात आ रही है कंपैटिबल प्लेटफॉर्म की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि Neo4j अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए खुद के ड्राइवर्स प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईज हो जाती है वो उस Neo4j को यूज़ करने के लिए। और यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपका सिस्टम 64 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर होना चाहिए। और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम i3 प्रोसेसर, आपका रैम मिनिमम 2 GB का होना चाहिए। और अगर आपकी स्टोरेज SSD या फिर NVMe टाइप की होती है तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। अब Neo4j के इंस्टेंस को रन करने के लिए आपको जावा इंस्टॉल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जावा इंस्टॉल कर सकते हो। और अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की। तो आप इसे Neo4j को macOS, विंडोज़ या फिर लिनक्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन एरियाज़ की कौन सी कंपनीज Neo4j को अपने स्टैक के अंदर इस्तेमाल करती हैं। तो उससे पहले Neo4j के एप्लीकेशंस क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रॉड डिटेक्शन एंड एनालिटिक्स के अंदर Neo4j का इस्तेमाल किया जाता है। रिकमेंडेशन इंजन एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर चले जाओ और अगर आप कोई भी स्मार्टफोन परचेस करते हो तो वहाँ पर आप नीचे अगर आप रिकमेंडेशन में जाकर देख सकते हो तो उससे रिलेटेड केसेस या फिर टेम्पर्ड ग्लास वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्क ग्राफ प्रोग्रामिंग विद तेजाज डालते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वहाँ पर मेरी जो आईडी ओपन होगी, अगर आप मुझे फॉलो कर लेते हो तो मुझसे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है या फिर मेरे कॉन्टैक्ट्स में से जो भी इंस्टेंस है वो आपको दिख जाएगी कि आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने उन्हें फॉलो किया है यानी या फिर उन्होंने मुझे फॉलो किया है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। और टॉप कंपनी जो कि Neo4j को इस्तेमाल करती है वो है eBay, Adobe, Cisco, Airbnb और IBM। अब बात करते हैं कि कुछ फ्यूचर इन्हांसमेंट जो कि Neo4j में होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ये वो हो चुकी होगी। तो फर्स्ट है कि Neo4j का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपका डेटा सेट बहुत ज़्यादा बड़ा है या फिर डेटा सेट बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो उसके लिए आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जिसका मतलब अगर आपने डेटाबेस कम ही लिया तो भी सर्वर उतना ही कंज्यूम होने वाला है, और अगर आपने डेटाबेस ज़्यादा भी लिया तो सर्वर की सेटिंग्स वही लगने वाली है। और Neo4j जो APIs है अवेलेबल मार्केट के अंदर, जैसे कि ब्लूप्रिंट, उसका इस्तेमाल नहीं करता, वो अपनी खुद की नेटिव API का इस्तेमाल ही करता है। और Neo4j के अंदर डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ही यूज़ करना पड़ेगा। और आखिरी बात आती है कि जो प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं कि जो कि मेंबरशिप लेते हैं Neo4j की, तो उनके लिए Neo4j कोई भी एक्स्ट्रा ऐसे कंसल्टेशन सर्विस नहीं प्रोवाइड करता, जिसकी मदद से अगर वो बंदा कहाँ पर अगर उसे इश्यू आ जाता है या फिर कोई एरर आता है तो वहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए Neo4j ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता। अब बात करते हैं Neo4j की सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट। Neo4j के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेटाबेस होता है जो कि हर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंस्ट्रेंट मैनेज करता है। और Neo4j की सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है। और Neo4j के अंदर कुछ ऐसे बिल्ट इन प्रिविलेज है, जैसे कि पब्लिक रोल, रीडर रोल, एडिटर रोल, पब्लिशर रोल, आर्किटेक्ट रोल और या फिर एडमिन रोल। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। ये एक हाईली स्केलेबल है। Neo4j के अंदर आपको सिंपल, पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल देखने को मिल सकता है, जो कि आप आपके एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। और स्कीमा लेस है, जैसे कि आप जानते हो कि RDBMS के अंदर आपको स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है डेटाबेस क्रिएट करने के पहले कि ये डेटाबेस इसी फॉर्म में होना चाहिए। वैसा NoSQL यानी कि Neo4j के अंदर ऐसा नहीं होता, आपको बस डेटाबेस एंटर करना पड़ता है आपके एप्लीकेशन के हिसाब से, और आपको स्कीमा से रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, Neo4j खुद हैंडल कर लेता है। और इजी रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आप जानते हो कि ग्राफ यानी कि नोड्स या फिर वर्टेक्स रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और फास्ट एग्जीक्यूशन, जैसे कि कनेक्टेड नेचर रहने की वजह से एग्जीक्यूशन इसका फास्ट हो जाता है। और अब बात आती है नो जॉइन, जिसके अंदर स्कीमा लेस होने की वजह से आपको किसी भी तरह के ऑपरेशन जैसे कि जॉइंट्स वगैरह परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से क्वेरीज फायर कर सकते हो CQL की मदद से। अब बात आती है कुछ एडवांटेजेस की। तो फर्स्ट एडवांटेज है लैक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो जैसे कि मैंने
फीचर इन्हांसमेंट के अंदर बताए तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि स्मॉल डेटा सेट के लिए भी और लार्ज डेटा सेट के लिए भी सेम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा पॉइंट है गेट्स मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे कि डेटाबेस अगर छोटा है, अगर 2 नोड है, रमेश सुरेश, और या फिर और तीसरा ले लो आईफोन, तो अगर इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप कम हो गई, जैसे कि रमेश फ्रेंड सुरेश का फ्रेंड है, वो उसका भाई है, वो इसका नेबर है, वो दोनों एक में को कब से जानते हैं, ऐसे 7-8 रिलेशनशिप आप अगर रिप्रेजेंट कर पाओगे तो आपको आसान होता है। लेकिन अगर रिलेशनशिप वो 10 से ज़्यादा हुए तो आप खुद ही ऐसा कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिरकार करे तो भी क्या करे इस डेटाबेस के साथ। जब डेटाबेस बड़ा हो जाता है तो Neo4j उसे हैंडल कर लेता है, लेकिन हमें समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये था सेकंड पॉइंट। तो ये थी आज की वीडियो Neo4j के ऊपर। आई होप आपका Neo4j से रिलेटेड या फिर ग्राफ डेटाबेस से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब भी मैं Neo4j से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।